Welcome back, class 11. Guys, in our previous video, we had discussed about the Memorandum of Association, which is the very important document for the formation of the company. It is prepared by the promoter at the time of the incorporation, which work as a very important document. It contains the powers and objectives of the company, and the company cannot go beyond the MOA. मतलब कंपनी MOA के beyond नहीं जा सकती, उसके अगेंस्ट जाके बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकती. Okay, guys, there has given the some clauses of the memorandum. That is, there has, you can see here, there has given the total 6 clauses as there: name clause, address clause, object clause, liability clause, capital clause, association or subscription clause. So guys, we will discuss about the one by one clauses in sequence wise. So our first clause is the name clause. Guys, this is the kind of the clause which contain the complete name of the company. ये वो क्लॉज है जहाँ पे कंपनी का पूरा नाम मेंशन होता है. ओके, so what has written there? Let's discuss about them. This clause mentions the name of the company as a company is the legal entity distinct from its member. Guys, ये clause ऐसा है, मैंने आपको बताया था कि it contain the complete name of the company and the promoter can choose any name. प्रमोटर कैसे क्या कर सकता है, कोई भी नाम चूज कर सकता है, बट दे हैव अ सम रिस्ट्रिक्शन, उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है टू चूज द नेम. ओके, जैसे कंपनी क्या है, कंपनी डिस्टिंग फ्रॉम इट्स मेंबर. कंपनी एक लीगल एंटिटी है, इट हैज़ अ सेपरेट एंटिटी, सो इट डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर. अपने मेंबर से क्या है, डिफरेंट है. सो इट हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी, उसकी अपनी पहचान है, उसकी अपनी पहचान है. सो दैट्स वाई इट हैज़ इट्स ओन नेम. उसकी खुद की अपना नेम होना चाहिए, उसकी अपनी अलग पहचान होती है कंपनी की, क्योंकि वो अपने मेंबर से क्या है, अलग है. ठीक है गाइज. सो गाइज, वी कैन सी हियर द प्रोमोटर चूज अ कंपनी नेम फॉर द द प्रमोटर चूज द नेम फॉर द कंपनी. प्रमोटर्स क्या करते हैं, कंपनी के नेम चूज करते हैं. मैंने आपको बताया द प्रमोटर कैन चूज एनी नेम, बट दे हैव सम रिस्ट्रिक्शन, दे हैव टू फॉलो द सम प्रोविजन. ओके, कंपनी को कुछ प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट. नाउ व्हाट आर द पॉइंट हैव टू केप्ट बाय द प्रमोटर. प्रमोटर को कौन से पॉइंट केप्ट करके रखने पड़ते हैं अपने माइंड में एट द टाइम ऑफ द चूज द नेम ऑफ द कंपनी. Okay, now see here, following points should be kept in the mind while choosing the name of the company. Means when the promoter are going to choose the name for the company, so he have to keep the some point in their mind. अपने माइंड में कुछ बातें उसको याद रखनी पड़ती है. The name should not be identical or resemble the name of an already existing company registered under this act or any previous company law. किसी भी कंपनी लॉ के थ्रू या फिर कोई भी कंपनी एक्ट के थ्रू जो भी रजिस्टर्ड कंपनी, जो भी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड कंपनी है, उस कंपनी से उन दूसरी कंपनी का नाम मैच नहीं होना चाहिए. मीन्स जो भी अगर प्रमोटर्स अपनी कंपनी का नाम चूज़ करता है तो उसका नाम किसी भी अदर कंपनी से मैच नहीं होना चाहिए. मीन्स द नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल और रिजेंबल, किसी भी दूसरी कंपनी से मैच नहीं करना चाहिए. मीन्स इट इंश्योर द नेम ऑफ द कंपनी शुड नॉट मैच टू द अदर कंपनी. किसी और कंपनी, हमें इंश्योर कर लेना चाहिए कि हमारी कंपनी का नाम किसी और कंपनी के नेम से मैच नहीं कर रहा है. ओके, बिकॉज अगर कोई कंपनी, कोई पॉपुलर कंपनी, हमने उसके नाम पे अपने कंपनी का नाम रख लिया, तो इससे क्या होगा कि वो कंपनी का, तो सपोज वो कंपनी पुरानी है, उसका अपना गुडविल है. ओके, वो पॉपुलर मार्केट में. ओके, अब उसकी उसकी गुडविल के ऊपर अगर हम अपनी कंपनी का नाम भी उसकी कंपनी के जैसे ही सेम रख लेंगे, तो उसकी गुडविल के ऊपर हमें प्रॉफिट मिलेगा. बिकॉज कस्टमर के माइंड में क्या आएगा कि अरे ये तो वही कंपनी. सपोज हमने क्या किया है, अभी रिलायंस तो बहुत फेमस है मार्केट में. ओके, तो अभी हमने भी क्या कर लिया, अपनी कंपनी का नाम रख लिया रिलायंस, जबकि हमारा रिलायंस से कोई लेना देना नहीं है. बट कस्टमर जब हमारी कंपनी का नाम पढ़ेगा तो उसे क्या लगेगा, उसके माइंड में तो वही कंसेप्ट आएगा, अरे ये तो वही रिलायंस कंपनी है. ओके, सो इससे क्या होगा, एक कस्टमर के माइंड में एक मीन्स इस कंसेप्शन होगा, और ऐसे क्या, और इसका जो मतलब जो ये रिलायंस कंपनी है उसको लॉस हो जाएगा. बिकॉज उसकी गुडविल का फ़ायदा कौन उठा रहा है, हम उठा रहे हैं. तो इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, बल्कि उनका लॉस हो जाएगा. ओके, और इससे क्या होगा, इन फ्यूचर गुडविल भी कम हो सकती है. बिकॉज हमारे जो प्रोडक्ट है उस कंपनी के प्रोडक्ट से
के कंपेयर में बहुत ही लो रहेंगे। तो इससे जो ओरिजिनल रिलायंस कंपनी रहेगी उसके गुडविल पे भी इफेक्ट पड़ेगा मार्केट में। सो दैट्स वाई यहाँ पे किसी भी कंपनी का नाम किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनीज के नेम से मैच नहीं करना चाहिए। ये बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। अगर हम ऐसा करते हैं तो आरओसी उसे अप्रूवल नहीं देगा। द नेम शुड नॉट कंटेन एनी वर्ड विच विल कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ। हमारा नाम, हमारी कंपनी का नाम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई वर्ड है वो जो भी लॉ है, जो भी रूल्स है, जो भी कंपनी, जो हमारे संविधान में जो भी लॉ है उससे कुछ कोई अपराध साबित होता है। ओके, हम ऐसा कोई नाम नहीं दे सकते कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऑफेंस क्रिएट करता हो या कोई गुनाह जैसा साबित होता हो। ठीक है। द नेम और वर्ड्स इन द नेम शैल नॉट ऑफेंड एनी सेक्शन ऑफ पीपल। यस, हमारी कंपनी का नाम ऐसा भी नहीं चाहिए कि वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे हम किसी अभी हम बात करें, हम ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ओपन कास्ट, किसी के भी नेम किसी भी सेक्शन की सोसाइटी को हम ऑफेंड नहीं कर सकते। हम उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचे। हमारी कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए किसी की भावनाएं को कोई ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों को अफेक्ट पहुँचे। फोर्थ पॉइंट, द नेम शैल नॉट वायलेट द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नेम। ओके, हमारी कंपनी का नाम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो जो प्रोविज़न है, मीन्स द एक्ट विच इज़ द प्रिवेंशन ऑफ द इम्प्रॉपर यूज एक्ट, मतलब जो 1950 के थ्रू जो एक्ट पास हुआ है प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज, उस कंपनी के थ्रू भी वो ऐसा कोई वर्क नहीं परफॉर्म करने जिससे समाज में कोई वायलेशन हो। मतलब जो भी अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट नेम्स एक्ट के थ्रू हमारी कंपनी का नाम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उस सोसाइटी में कोई वायलेशन हो। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज देयर, द नेम शैल नॉट रिजेंबल एनी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। यस, हमारी कंपनी का नाम उस नेम से भी मैच नहीं करना चाहिए जो ऑलरेडी किसी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। मीन्स किसी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के ऊपर भी हमें अपना नाम, कंपनी का नाम नहीं रखना चाहिए। उससे भी हमारी कंपनी का नाम मैच नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी किसी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो। The name should not have any word that gives an impression that the company is connected with or has the support of the central or state government or any local authority. Yes, हमारी कंपनी का नाम, ये हमारा 6 पॉइंट है कि द नेम ऑफ द कंपनी शुड नॉट हैव एनी वर्ड। हमारी कंपनी के जो नेम है उसमें कोई वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे ये रिप्रेजेंट होता हो कि हमारी कंपनी सेंट्रल लेवल या फिर स्टेट लेवल पे या फिर लोकल अथॉरिटी के थ्रू उनसे कनेक्टेड है या फिर उनका सपोर्ट हमें है या हमारी कंपनी को है। मीन्स सपोज अगर हमने अपनी कंपनी का नाम लिख दिया अन्नपूर्णा स्टेट गवर्नमेंट कंपनी, ओके, क्या लग दिया हमने, अन्नपूर्णा स्टेट गवर्नमेंट कंपनी। तो अभी अगर हमने कंपनी का नाम अन्नपूर्णा रखा, ठीक है, कोई बात नहीं, बट हमने वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लिख दिया तो कस्टमर के माइंड में क्या कंसेप्शन आएगा, वो अरे ये तो स्टेट गवर्नमेंट से कनेक्टेड है ये, या फिर इसको स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट है इस कंपनी को। तो इससे क्या होगा, एक कस्टमर के माइंड में एक मिसकंसेप्शन आएगा। ओके, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मीन्स कोई भी कंपनी हो उसके कंपनी के नेम में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए विच रिप्रेजेंट द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी लोकल अथॉरिटी के नेम से अटैच होता हो। ऐसा कोई भी नेम या फिर ऐसा कोई भी इम्प्रेशन नहीं आना चाहिए। ओके, दैट हैज़ ओनली रिटन देयर, द नेम शुड नॉट हैव एनी वर्ड, कोई वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए डैट गिवन इम्प्रेशन डैट द, क्योंकि वो ऐसा इम्प्रेशन दिखाए कि कंपनी क्या है, वो कनेक्टेड है या फिर कंपनी को सपोर्ट है सेंट्रल, स्टेट या फिर लोकल अथॉरिटी का। 7th पॉइंट इज देयर, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी है और लिमिटेड बाय शेयर्स है या फिर लिमिटेड बाय गारंटी है, उसके लास्ट वर्ड क्या होंगे, लास्ट वर्ड में वहाँ पर क्या होगा, लिमिटेड वर्ड मेंशन होगा। सपोज हम एग्जाम्पल देखते हैं टाटा स्टील, दिस इज अ पब्लिक कंपनी बट एट लास्ट दे हैज़ रिटन द LTD, मीन्स वहाँ पे LTD मेंशन होगा बिकॉज लिमिटेड कंपनी इट्स अ पब्लिक कंपनी। सो इफ इट इज़ अ पब्लिक कंपनी सो देयर कंपनी हैव टू मेंशन द लिमिटेड। अगर पब्लिक कंपनी है तो क्या हमें मेंशन करना है, लिमिटेड, और प्राइवेट कंपनी तो हमें क्या मेंशन करना है, PVT लिमिटेड। ओके, ये हमने पढ़ा था जब हमने पब्लिक और प्राइवेट कंपनी हम जब पढ़ रहे थे, पब्लिक प्राइवेट एंड वन पर्सन कंपनी। सो एट दैट टाइम वी हैड रीड इफ देयर इज अ पब्लिक कंपनी सो वी हैव टू मेंशन लिमिटेड
LTD. But if the private company is there, so we have to mention the PVT LTD, means private limited. Okay. और अगर वन पर्सन है तो हमें लिखना पड़ेगा OPC. So that has only written there. In case of public company, limited by share और limited by guarantee है. So the last word of the name should be limited. Last word क्या होगा कंपनी का नेम का? लिमिटेड. फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील लिमिटेड. ओके. बट अगर प्राइवेट कंपनी है और लिमिटेड बाय शेयर और गारंटी है, सो द लास्ट वर्ड ऑफ द नेम शुड बी प्राइवेट लिमिटेड. मतलब वी हैव टू मेंशन देयर PVT लिमिटेड. ओके. एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन देयर पॉस्को लिमिटेड. ओके. अभी रिलायंस भी हम बात करें, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड है, रिलायंस PVT लिमिटेड. और इन वन पर्सन कंपनी, इन केस ऑफ दी वन पर्सन कंपनी, सो दैट वर्ड वन पर्सन कंपनी मस्ट बी मेंशन. ये भी मेंशन करना बहुत जरूरी रहेगा, बिकॉज ये क्या है, वन पर्सन कंपनी है. तो यहाँ पे कंपनी का नाम लिखने के बाद OPC ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? OPC मेंशन करेंगे, वन पर्सन कंपनी. ये भी बहुत मस्ट और नेसेसरी रहेगा. फॉर एग्जांपल द स्मार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड. ओके. OPC मीन्स ये वन पर्सन, ये प्राइवेट लिमिटेड तो है, प्राइवेट लिमिटेड के साथ साथ OPC है. ओके. द कंपनी एक्ट स्टेट दैट एवरी कंपनी शैल पेंट और अफिक्स इट्स नेम एंड द एड्रेस इज रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड इज प्लेस ऑफ बिजनेस. मतलब कंपनी क्या करेगी? कंपनी ऐसा स्टेट करेगी, जो भी कंपनी का नेम और एड्रेस है, वो रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो कंपनी के बिजनेस के आउटसाइड ही अफिक्स रहेगा, मतलब सिचुएटेड रहेगा. नेक्स्ट, अल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज. ओके. अभी यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो नेम है, कंपनी क्या कर सकती है? अपना नेम चेंज भी करवा सकती है, मीन्स ऑल्टर करवा सकती है. कैसे करवा सकती है? कंपनी अपना नाम खुद से ओन से चेंज करवा सकती है, या फिर अगर कंपनी पब्लिक से प्राइवेट कंपनी में चेंज हुई है तो भी वो क्या हो जाएगा? ऐसे केस में क्या कर सकती है? उसके नेम चेंज हो सकते हैं. ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इफ इट इज ओपिनियन दैट द नेम इज सिमिलर टू द नेम ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी और सिमिलर टू द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. और कौन से केस में? या तो पहले, या तो कंपनी का नेम कब ऑल्टर होगा? पहला कि कंपनी खुद चाहेगी अपनी कंपनी का नाम चेंज करना. दूसरा, जब कंपनी पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट होगी तो कंपनी का नेम चेंज होगा. थर्ड, ऐसी कंडीशन में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा कि जो भी कंपनी है उसका नेम कि दूसरी किसी ऑलरेडी जो कंपनी एग्जिस्ट है उससे मैच कर रहा है, या फिर किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मैच कर रहा है, सो इन दैट केस द कंपनी आपका नेम अल्टर हो सकता है. बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके कंपनी का नेम चेंज होगा. ओके. मतलब यहाँ भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है. इफ द प्रमोटर वांट टू अल्टर द नेम ऑफ द कंपनी, सो ही हैव टू पास द वन स्पेशल रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. इन दैट केस क्या हो सकता है? डिफरेंट केसेस में कंपनी के नेम चेंज होते हैं, और एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके प्रमोटर्स कंपनी के नेम चेंज करवा सकते हैं. Now guys, they has given the second point, the address clause. गाइस अभी एड्रेस क्लॉज क्या था? एड्रेस क्लॉज का अनदर नेम क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. क्या बोल सकते हैं हम लोग? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, या फिर सिचुएशन डोमिसाइल क्लॉज भी हम लोग बोल सकते हैं. गाइस दिस क्लॉज कंटेन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. मतलब ये एड्रेस मेंशन करेगा. इट कंटेन द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी आर सिचुएटेड. मतलब जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कौन से स्टेट में सिचुएटेड है वो मेंशन करेगा. तो यहाँ पे कंपनी का पूरा एड्रेस नहीं आएगा, यहाँ पे जस्ट कंपनी कौन से स्टेट में सिचुएटेड है हमें बस वही मेंशन करना होता है. सो द क्लॉज स्टेट द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी लोकेटेड. means it contain the only the name of the state which the registered office of the company is to be situated. मतलब कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर सिचुएटेड है, कौन से स्टेट में सिचुएटेड है. ओके. एवरी कंपनी मस्ट हैव इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 days ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन. हमने बताया था कि कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस का हमने पढ़ा था जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, कि जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वो आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन होने के 30 दिन के अंदर क्या करना पड़ता है? रजिस्टर्ड ऑफिस करवाना पड़ता है, ऑफिस का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है. ओके. या तो जो बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट होती है, ओके, उस तब, या फिर जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, इन दोनों में जो जल्दी पॉसिबल होगा
उसके बीच में क्या करना पड़ेगा, कंपनी का ऑफिस रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। मतलब जो भी एड्रेस है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है, वो ROC में सबमिट करना पड़ेगा। सो द क्लॉज स्टेट द नेम्स ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी लोकेटेड। यहाँ पे क्या मेंशन होगा कि जिस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है, उस स्टेट का नेम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। मतलब इट कंटेन द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। A registered office must establish the domicile location of the company। मतलब कंपनी कौन से स्टेट में है, उसका लोकेशन। इट इज़ द एड्रेस टू विच ऑल द कम्युनिकेशन नोटिस एक्सेट्रा विल बी सेंड। ये वो एड्रेस होगा जहाँ पे ROC, गवर्नमेंट, जो कंपनीज है, जो रेगुलेटरीज हैं, जो भी एक्ट के थ्रू जितने भी लेटर्स आएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे, वो कौन से एड्रेस में आएंगे, इसी रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस पे आएंगे। मीन्स कोई भी अगर कम्युनिकेशन करना है कंपनी को, या फिर कोई भी नोटिस भेजना है, या फिर कहीं नोटिस और भेजना है, सो इसी एड्रेस के थ्रू भेजे जाएंगे, या फिर इसी एड्रेस पे वो कम्युनिकेशन होंगे। ओके, बाय द आउटसाइडर। इट इज़ आल्सो द प्लेस वेयर ऑल द स्टोरी बुक्स, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी विल बी केप्ट। ये वो एड्रेस होगा जहाँ पे कंपनी के सारे स्टेचुरी बुक्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट, फाइल, जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, विल ऑल, सारी चीज़ें क्या होंगी, यहीं पर केप्ट की होंगी। ओके, बट अगर अगर कंपनी चाहेगी अपने सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम दिस वो ऑफिस से किसी और ऑफिस में सेंड करना, तो उसे उसके लिए उसे ROC से परमिशन लेनी पड़ेगी और ऑफिस से बताना पड़ेगा। The address clause also indicate the jurisdiction of the court where cases can be filed by the company against other। ओके, एड्रेस क्लॉज ये बताता है कि उसको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में एक जुरिडिक्शन भी इंडिकेट करना पड़ेगा, अगर वेयर केसेस कैन बी फाइल्ड बाय द कंपनी अगेंस्ट अदर। अगर कंपनी अगर किसी अदर केस, मतलब अगर किसी दूसरे अगेंस्ट, मतलब किसी दूसरे के अगेंस्ट में जाके अपने एड्रेस को चेंज करती है, तो ऐसे में क्या हो सकता है, उसके अगेंस्ट में केस भी हो सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनी को पहले से ही ROC में जाके मेंशन, मतलब उसको बताना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज कर रहे हैं। Now guys, alteration of address clause. The company may change its registered office from one place to another place within the same city or टाउन। बट देखो गाइज, अभी क्या हो सकता है इधर कि कंपनी कैन चेंज द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी क्या कर सकती है, अपना जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसको चेंज कर सकती है, बट दे हैव टू पास अ स्पेशल, मतलब दे हैव टू इशू अ स्पेशल रिजोल्यूशन। उससे एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अपनी जनरल मीटिंग में। ओके, और उसको या फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा रीजनल डायरेक्टर से। बट अभी कौन कौन से केस में उसे कितने रिजोल्यूशन पास करने पड़ेंगे। ओके, वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द सेम सिटी और टाउन। अगर कंपनी अगर अपना एड्रेस चेंज करवा रही है, ओके, कहाँ से, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब सेम सिटी या फिर सेम टाउन में एक प्लेस से दूसरी जगह पे जा रही है। जैसे हम बात करें मुंबई, अगर हम मुंबई की बात करें, तो अगर हम मुंबई में हम बोरीवली से बांद्रा में, बोरीवली से बांद्रा में अपना एड्रेस चेंज करें, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि कंपनी को सिर्फ एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और एड्रेस चेंज हो जाएंगे। बट अगर वन टाउन और सिटी टू द अनदर टाउन और सिटी, एक सिटी से दूसरी सिटी में क्या हो रहा है, तभी भी उसको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और कंपनी का एड्रेस चेंज हो जाएगा। बट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, सपोज अगर कंपनी महाराष्ट्र से MP में अपना एड्रेस चेंज करवाती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, कंपनी को दोनों स्टेट्स के स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाने पड़ेंगे। इन बोथ दिस केसेस B एंड C या स्पेशल रिजोल्यूशन, मतलब B और C, हम देख रहे हैं पॉइंट A B C। अगर
वन प्लेस टू अनदर प्लेस है, तो यहाँ पे इन दिस केस नो अल्ट्रेशन इन मेरिन मेमोरेंडम, मतलब यहाँ पे कोई अल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। अगर एक ही सिटी में हो रहा है एड्रेस चेंज, तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस हो रहा है, मतलब अगर मुंबई से मैंने बताया था कि बोरीवली से अगर बन रहा है या फिर दादर में हो रहा है, तो यहाँ पे कोई अल्ट्रेशन नहीं होगा, कोई स्पेशल रिजर्वेशन पास नहीं करना पड़ेगा। बट बी क्या है, वन टाउन और सिटी टू द अनदर टाउन और सिटी विद इन द सेम स्टेट। एक ही स्टेट में हमने बताया था कि अगर एक ही स्टेट में हो रहा है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा है, मतलब वो सपोज मुंबई से नासिक में जा रहा है, ठीक है, मुंबई से रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, अब वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, नासिक में से शिफ्ट हो रहा है, मीन्स फ्रॉम वन सिटी टू द अनदर सिटी, एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहा है, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल रिजर्वेशन पास करना पड़ेगा। बट अगर वन स्टेट से अनदर स्टेट में हो रहा है, सो दे हैव टू पास ए स्पेशल रिजोल्यूशन, उनको स्पेशल रिजोल्यूशन पास तो करना पड़ेगा, बट दोनों स्टेट से करवाना पड़ेगा, दोनों स्टेट के आरओसी से उसे क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। समझ में आएगा? अगर एक ही टाउन में हो रहा है, एक ही टाउन के दो जगहों पे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, तो वहाँ पे कोई अल्ट्रेशन नहीं होगा, कोई रिजर्वेशन पास करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर एक टाउन से दूसरे टाउन में शिफ्ट होता है, तब यहाँ पे स्पेशल रिजर्वेशन की ज़रूरत है। बट अगर वन स्टेट से अदर स्टेट में होता है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र से एमपी में होता है, तो इन दैट केस महाराष्ट्र के स्टेट से भी उसको स्पेशल रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और मैंने बताया था एमपी के स्टेट से भी स्पेशल रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके गाइस, सो गाइस आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने नेम क्लॉज पढ़े, उसके अल्ट्रेशन पढ़े, देर आफ्टर हमने एड्रेस क्लॉज पढ़ा और उसके अल्ट्रेशन पढ़े। गाइस इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द अदर क्लॉजेज आर देयर, दैट इज द ऑब्जेक्ट क्लॉज। सो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।